Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Starting with the great name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Physics Grade 9, lecture number 43. Today is 9th May 2020 and chapter number 4, Turning Effect of the Forces. Our today's topic is the conceptual question. In our previous lecture, we have done the question number 1 and 2. Conceptual question number 1 and 2. Today we are going to solve the remaining conceptual question. Looking towards the question number 3. Question number 3 is, can a small force ever exert a greater torque than a larger force? Explain. क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या हमारे पास कम फोर्स जो है वो ज़्यादा टार्क क्रिएट कर सकती है अगर हमारे पास लार्जर फोर्स ना हो। तो एक्सप्लेन कि हमारे पास किस तरह से स्मॉलर फोर्स हमारे पास ग्रेटर टार्क प्रोड्यूस कर सकती है एज़ कम्पेयर टू द लार्जर फोर्स। हमारे पास आंसर है कि वी नो दैट torque is equal to applied force multiplied by moment arm. So torque does not only depend upon the applied force but also depends upon the moment arm. ठीक है, तो टा is equal to F multiplied by D. This is equation number 1. Equation 1 shows that torque not only depend on the applied force but also depend on the moment arm. Thus, for smaller force, we can get greater torque by taking large value of moment arm. एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से आप लोगों को शो कर देते हैं कि किस तरह से हमारे पास स्मॉलर फोर्स जो है विद ग्रेटर मोमेंट आर हमारे पास लार्जर टार्क क्रिएट कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है F1 इज़ इक्वल टू 10 न्यूटन एंड D1 इज़ इक्वल टू 2 मीटर, देन टार्क 1 इज़ इक्वल टू हमारे पास वो क्या आएगा, एंड F2 इज़ इक्वल टू 5 न्यूटन एंड D2 इज़ इक्वल टू 8 मीटर एंड टार्क 2 इज़ इक्वल टू, तब हमारे पास टार्क सेकंड केस में क्या आएगा। तो अब हमारे पास क्या आएगा कि टार्क 1 इज़ इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाय D1 एंड टार्क T2 इज़ इक्वल टू F2 मल्टीप्लाइड बाय D2। तो हमारे पास टार्क 1 क्या आ जाएगा कि फोर्स हमारे पास है 10 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 2 मीटर। तो टार्क 1 हमारे पास आ जाएगा 10 टू ज़ार 20 न्यूटन मीटर। अब टार्क 2 हमारे पास क्या आएगा, F2 इज़ 5 न्यूटन एंड D2 इज़ 8 मीटर। तो टार्क 2 हमारे पास आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर। अच्छा, तो इन सेकंड केस हमारे पास टार्क जो है वो हमारे पास ग्रेटर आ रहा है, जबकि फोर्स हमारे पास क्या है, हमारे पास कम है। एज फ्रॉम इक्वेशन F2 इज स्मॉलर देन F1 बट D2 इज ग्रेटर देन D1, सो टार्क T2 इज ग्रेटर देन टार्क T1. Thus, for a smaller force,
with greater moment arm we can get greater torque. हमारे पास एग्जाम्पल से ये क्लियर हो गया है कि हमारे पास ये जो टार्क है ना सिर्फ हमारे पास अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करती है बल्कि हमारे पास मोमेंट आर्म पर भी डिपेंड करती है। अगर हमारे पास अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो और मोमेंट आर्म कम हो तो टार्क हमारे पास कम क्रिएट होगा। अगर हमारे पास फोर्स कम हो लेकिन मोमेंट आर्म ज़्यादा हो तो हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ टार्क जो है वो हमारे पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल से आप लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट केस में हमारे पास फोर्स 10 न्यूटन है जबकि जो डिस्टेंस है मोमेंट आर्म है वो हमारे पास कम है। सेकंड केस में हमारे पास फोर्स कम है लेकिन मोमेंट आर्म हमारे पास ज़्यादा है। तो फर्स्ट केस में फोर्स ज़्यादा होने के बावजूद हमारे पास टार्क कम क्रिएट हुआ है, जबकि सेकंड केस में हमारे पास फोर्स कम है लेकिन मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो इस वजह से हमारे पास फोर्स ज़्यादा क्रिएट हुआ है। तो it is clear from this example that with the smaller force and greater momentum we can create or produce greater torque. This was the conceptual question number 3. Looking towards the conceptual question number 4. Question number 4 is why it is better to use a long spanner than a short one to loosen a rusty nut. हम क्यों एक बड़े आर्म वाले स्पैनर को यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू द शॉर्टर आर्म स्पैनर कि हमारे पास जो है जंगालूद नट जो है उसको हम आसानी से खोल सकें। तो सिंपल हमारे पास यही है कि हमारे पास जो लॉन्ग स्पैनर होगा तो उसका मोमेंट आर्म हमारे पास ज़्यादा होगा, इसी वजह से हमारे पास क्या होगा कि वो हमारे पास उस रस्सी नट को आराम से खोल लेगा। वी नो दैट द टर्निंग इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन momentum D and applied force। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया कि टार्क हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड करता है, मोमेंट आर्म पे और अप्लाइड फोर्स पे। एज लॉन्ग स्पिनर हैविंग ग्रेटर मोमेंट आर्म having greater moment arm, so it can produce the greater torque। easily या हम कह सकते हैं कि ग्रेटर टर्निंग इफेक्ट इजीली। thus it is better to use a long spanner rather than the short one to loosen a rusty nut। ठीक है कि अगर हमारे पास ये स्पैनर है, ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, नट को ओपन कर रहे हैं। तो अगर ये हमारे पास शॉर्टर वन है, ठीक है, तो हमारे पास इसका मोमेंट आर्म जो हमारे पास है ये हमारे पास कम होगा, तो हमारे पास नट जो है वो आसानी से ओपन नहीं होगी। एज़ कम्पेयर टू द स्पैनर हैविंग द लार्जर आर्म, तो इसका मोमेंट आर्म हमारे पास क्या है, मोमेंट आर्म डी हमारे पास ज़्यादा है। तो ये हमारे पास क्या करेगा, वो हमारे पास नट को ज़्यादा जल्दी से ओपन कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है
द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। के ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारे पास सैटेलाइट पर एक्ट कर रही होती है वो ऑलवेज जो है वो हमारे पास क्या कर रही होती है, डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होती है। डज दिस फोर्स एक्सर्ट टार्क ऑन द सैटेलाइट, क्या ये फोर्स हमारे पास टार्क क्रिएट करती है सैटेलाइट पर कि नहीं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, we know that torque is equal to F multiplied by D। इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर हमारे पास here the line of action of force passes through the axis of rotation। हमने पढ़ा ना कि वो हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ क्या होती है, डायरेक्टेड होती है। सो द मोमेंटम इज ज़ीरो। अगर हमारे पास वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ डायरेक्टेड है तो वो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो है वो मोमेंटम डी जो है वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगा। सो पुट डी इज़ इक्वल टू 0 मीटर। अगर हम डी को 0 मीटर के बराबर पुट कर लेंगे तो टाई इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय 0 मीटर, तो टार्क हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन मीटर के बराबर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि दस द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग on satellite does not exert any torque on it। हमने पढ़ा ना कि हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। हमें क्वेश्चन में ये गिवन था, तो फिर हमसे पूछा गया था कि क्या वो टार्क हमारे पास क्रिएट करती है सैटेलाइट पर कि नहीं। तो जब वो हमारे पास सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ डायरेक्टेड है तो इट मीन्स कि वो हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास हो रही है तो हमने पढ़ा था कि टार्क इज इक्वल टू डी। तो हमने पढ़ा था कि एग्जाम्पल में कि अगर हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन से कोई चीज़ पास हो रही होती है तो हमारे पास डिस्टेंस क्या होता है, बिल्कुल ज़ीरो होता है। अगर वही ज़ीरो हम यहाँ पर डी की जगह पुट कर देंगे तो हमारे पास टार्क क्या आ जाएगा, 0 न्यूटन आ जाएगा। तो इससे हमारे पास ये पता चल जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमारे पास सैटेलाइट पर कोई भी टार्क एक्सर्ट नहीं करती। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6 इज़, can we have situation in which an object is not in equilibrium even though when the net force is not zero? Give 2 example। Can we have the situation in which an object is not in equilibrium? हमारे पास क्या ऐसी situation हो सकती है कि जिसमें object हमारे पास equilibrium में ना हो, even though the net force on it is zero? Even though the net force on it is zero, यहाँ तक कि हमारे पास जो net force इस पर एक्ट कर रही है वो भी हमारे पास ज़ीरो के बराबर हो, तो तब भी क्या हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रहेगा। गिव 2 एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल्स देकर उसको वाज़ेह करें। हमारे पास क्वेश्चन में है कि हमारे पास क्या कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में रह सकती है अगर हमारे पास नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है कि फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम हमने ये पढ़ा था। कंप्लीट इक्विलिब्रियम हमारे पास 2 कंडीशन है। हमारे पास 2 कंडीशंस क्या हैं, 2 कंडीशंस, 2 कंडीशंस हैं हमारे पास। 2 कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। कौन कौन सी कंडीशन हमारे पास है, समीशन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड समीशन ऑफ टार्क इज़ इक्वल टू ज़ीरो, के सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो एंड सम ऑफ ऑल द टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। नाउ इफ़
हमारे पास है कि समीशन ऑफ एफ, उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगा, नो इफ़ समीशन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड समीशन ऑफ टार्क इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो हमारे पास देन द बॉडी will rotate, then the body will rotate and not in the state of equilibrium। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि अगर हमारे पास सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट बॉडी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हमारे पास जो है बॉडी तब भी इक्विलिब्रियम में होगी या नहीं होगी। तो हमें पता है कि हमारे पास फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम दो शराइत हैं, दो कंडीशन है। एक तो हमारे पास समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इज़ ज़ीरो और दूसरा समेशन ऑफ ऑल टार्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज़ ज़ीरो। अगर हमारे पास फोर्स इक्वल टू ज़ीरो है लेकिन टार्क इक्वल टू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो हमारे पास बॉडी रोटेट तो करेगी लेकिन हमारे पास स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। ठीक है, एग्जाम्पल के ज़रिए से आप लोगों को शो कर देते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास है कि व्हेन a steering wheel of car is rotated with two equal forces and they are opposite in direction, then it will be in state of equilibrium here the net force is equal to zero but the net torque is not zero and hence wheel is not in the state of equilibrium। कि हमारे पास एक स्टीयरिंग व्हील ऑफ द कार जो है उसको हम रोटेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होगा कि टू इक्वल फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं लेकिन वो फोर्सेस हमारे पास अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जब भी दो फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी बट अपोजिट इन डायरेक्शन होगी तो हमारे पास वो क्या करेंगे, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर लेंगे। सो हमारे पास यहाँ पर नेट फोर्स इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। सो द नेट टॉर्क इज़ नॉट ज़ीरो, तो बॉडी हमारे पास तब भी क्या होगी, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं होगी क्योंकि हमारे पास दोनों फोर्स, नेट फोर्स भी ज़ीरो होना चाहिए और नेट टॉर्क भी ज़ीरो होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास है कि व्हेन द पैडल्स of the bicycle are rotated, the net force is equal to zero, but the net torque exists in the system. Therefore, due to the net torque, the body is not in the state of equilibrium
यहाँ पर अब बाईसाइकिल के जो पैडल्स आ गए हैं तो वहाँ पर भी हम इक्वल मैग्नीट्यूड में फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं। एक पर अपवर्ड फोर्स अप्लाइड होती है तो दूसरे पर डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई होती है। तो दीज टू फोर्सेस कैंसिल द इफेक्ट ऑफ ईच अदर, तो टोटल फोर्स हमारे पास 0 के बराबर हो जाएगा। लेकिन फिर भी वो हमारे पास रोटेशन तो कर रहा होता है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास नेट टार्क जो है वो 0 के बराबर नहीं होता उस सिस्टम में। तो इसी वजह से नेट टार्क की वजह से हमारे पास बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में नहीं रह सकती। अगर हमारे पास नेट टार्क भी 0 होता और नेट फोर्स भी 0 होता तब हमारे पास बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में रह सकती थी। इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने नीट नोटबुक में नोट नहीं करना, ये सिर्फ आप लोग के समझाने के लिए कर रहे हैं। इससे पहले हम जो है यूनिट नंबर 3 का रिटन वर्क करेंगे, फिर उसके बाद हम यूनिट नंबर 4 का रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। सीखने और जानने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए और पढ़ने और सीखने का अमल जारी रखिएगा। थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।